हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपका इंग्लिश ग्रामर वीक है तो ये चैनल आपके लिए ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए ग्रामर्स के टॉपिक्स मिलता रहे। आज का जो हमारा ग्रामर का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बाय एंड विद पे। इस पे मैं फुल वीडियो बनाया हूँ। आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें मैंने बाय के फुल डिटेल्स बताए हैं और विद के भी कुछ डिटेल्स मैंने बताए हैं। बाय के ऐसे मैं 20 यूजेस आपको इसमें बताऊंगा और विद का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको बाय और विद का फुल और डिटेल वीडियो पढ़ना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि बाय हमारा जो इंग्लिश ग्रामर में ये बाय है, इस बाय का मतलब क्या है और विद का मतलब क्या है। जनरली हिंदी सभी को पता है कि बाय का मतलब होता है के द्वारा और विद का मतलब होता है के साथ या फिर साथ भी बोल सकते हो या किसी चीज के साथ भी बोल सकते हो। तो ये हुआ हमारा बाय और विद का हिंदी मीनिंग। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ये जो बाय है एक्चुअल में ये वर्क क्या करता है। हम समझ तो गए कि के द्वारा, किसी चीज के द्वारा, लेकिन इसके कहाँ कहाँ यूजेस आते हैं क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। हमें उसी कन्फ्यूज़न को इसमें समझना है कि ऐसे कौन कौन से कंडीशंस होंगे जहाँ पे हमें बाय का यूज़ करना है। तो उससे पहले आपको ये समझना है कि बाय करता क्या है। तो समझिए, बाय जो है वो फोकस करता है। किस चीज पे फोकस करता है? तो वो फोकस करता है डूअर पे। देखिए, जहां पे भी मैं बोलूं पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, तो वो पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस पॉइंट को हाईलाइट करके आप कॉपी में लिख लीजिएगा और एक एक्टिव लर्नर बन के हमेशा चलिए। एक्टिव लर्नर का मतलब होता है कि कॉपी साथ में लेकर के चलिए और पेन भी साथ में लेकर के चलिए और उसे नोट डाउन करते रहिए। उसे कहते हैं एक्टिव लर्नर। तो हमने जैसा कि समझा कि जो बाय है वो फोकस करता है, किस पे फोकस करता है? वो फोकस करता है डूअर पे। अब ये डूअर का मतलब क्या है? डोंट वरी, मैं सभी का हिंदी और इंग्लिश दोनों बताते हुए चलूंगा ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। डूअर का मतलब हो गया कर्ता। कर्ता यानी काम करने वाला। और इसी डूअर को हम एक और चीज बोल सकते हैं, वो है एजेंट। क्या है? वो है एजेंट। यानी कि चाहे आप एजेंट बोलिए, चाहे डूअर बोलिए, या फिर आप सब्जेक्ट बोल लीजिए। क्या बोलिए? सब्जेक्ट बोलिए। सबका मतलब सेम ही है। बस हम इसमें एजेंट वर्ड का यूज करेंगे जहां पे हमारा डूअर होगा। आई होप ये समझ आया। चलिए आप समझिए कि ये एजेंट है क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एजेंट हो, डूअर हो, सब्जेक्ट सब एक ही है। एजेंट का मतलब है कर्ता या फिर काम को करने वाला। कर्ता या फिर काम को करने वाला, जो काम को करेगा उसे हम एजेंट बोलेंगे। नहीं समझ आया, कंफ्यूजन है, डोंट वरी, मैं आपको और छोटे से एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि एजेंट को आपको कैसे पहचानना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक जो एजेंट है ना, जैसे मैंने बोला कि एजेंट क्या है? काम करने वाला है। चलिए एक सेंटेंस में आपको लिख के बताता हूँ। जैसे मैं अगर लिखूं कि मैं खेल रहा हूँ, अगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने जाऊँ तो क्या होगा? आई एम प्लेइंग। मैं क्या कर रहा हूँ? खेल रहा हूँ। यहाँ पे जो आई है वो हमारा एजेंट है। वो कौन है? एजेंट है। ये काम कर रहा है इसको। तो वही चीज है। अब देखिए, समझिए, कंफ्यूजन अभी भी क्रिएट है, डोंट वरी, मैं और भी सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। किसने काम को किया यह बताने के लिए एजेंट का इस्तेमाल होता है और इसी एजेंट को बताने के लिए हम बाय का यूज करते हैं। अब कैसे? चलिए एक एग्जांपल से समझिए। जैसे समझिए, द टीचर, एक मिनट, पेन बदल दो। द टीचर पनिश द स्टूडेंट। STUDENT, स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे
टीचर जो है, एक टीचर जो है वो क्या की है, बच्चे को पनिश की है। ठीक है, यहाँ पे टीचर क्या है, हमारी एजेंट है, सब्जेक्ट है। ये कौन है, सब्जेक्ट है, क्योंकि पनिश करने का काम कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना कि टीचर क्या है, एक एजेंट है। वहीं पे इस पनिशमेंट का काम किस पे हो रहा है, वो हो रहा है, एक मिनट, वो हो रहा है स्टूडेंट पे। ये जो पनिशमेंट का काम हो किस पे हो रहा है, वो स्टूडेंट पे हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसमें तो बात आती है बाय का कहीं यूज ही नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बाय का यूज नहीं हुआ, क्योंकि हमारा ये जो सेंटेंस है वो है एक्टिव वॉइस में। किस में है, एक्टिव वॉइस में है। अब बात आती है ये एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल से तो नहीं बताऊंगा कि एक एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगा। तो चैनल में बने रहिए। ये एक्टिव वॉइस है, इसीलिए हमने इसमें बाय और विद का यूज़ नहीं किया है। हम ये जानते हैं कि पैसिव वॉइस जब भी हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब जा कर के हम क्या करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे। अभी इस एग्जाम्पल को जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिख के दिखाया कि टीचर जो है वो बच्चे को पनिश की। ठीक है, अब इसी में इसको हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बना के देखते हैं। जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तब हमारा देखिएगा जो फोकस था वो चेंज हो जाएगा। पहले फोकस था हमारा टीचर पे, क्योंकि टीचर ने बच्चे को पनिश किया। अब यहाँ पे हमें फोकस करवाना है कि वो काम किस पर हुआ था, काम किस पर हुआ था वो फोकस करेंगे। तो ये जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस होगा वो होगा द स्टूडेंट इज punished by टीचर, सॉरी। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो स्टूडेंट है वो पनिश किया गया। वो क्या किया गया, पनिश्ड किया गया। इसमें सजा दंड जो दिया गया वो किसको दिया गया, स्टूडेंट को। अब यहीं पे हमने इसका बाय का यूज़ किया, क्योंकि पिछले सेंटेंस में हमने देखा जो टीचर है वही पनिशमेंट का काम कर रही थी, वही पनिश दे रही थी। अब हमने क्या किया, उसी टीचर पे हमने फोकस बढ़ा दिया। उसी टीचर पे हमने क्या किया, फोकस बढ़ा दिया। तो हमने उस टीचर पे फोकस बढ़ाने के लिए क्या किया, बाय का इस्तेमाल कर दिया। तो यही बताता है कि एक काम करने वाला कौन है, वही बताने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। घबराइए मत, अगर ये एक एग्जांपल से समझ नहीं आए कोई बात नहीं, अभी हम और आगे एग्जांपल करेंगे उसमें और अच्छे से समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें क्लियर करनी। क्या क्लियर करनी है वो समझिए। हमें ये जानना है कि जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हमें इंग्लिश ग्रामर में एजेंट का पता होना ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको बताया। और एजेंट का यूज़ जो होता है और उसके साथ जो बाय का यूज़ होता है वो पैसिव वॉइस में होता है, यानी एजेंट के साथ, यानी कि डूअर के साथ जो हम बाय लगाते हैं, इस बाय का यूज़ किस में होता है, पैसिव वॉइस में। किस में, पैसिव वॉइस में। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है बोला कि अब पैसिव वॉइस क्या है, ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए ही लिख के रखे थे कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस क्या होता है। ये फोकस करता है किस पे, काम करने वाले पे, काम करने वाले पे। जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, तो इसको करने वाला कौन है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो काम करने वाला मैं है, इस पे फोकस किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाय लगाना पड़ेगा। जैसे दिस इज रिटन बाय मी। तो जब हम काम करने वाले पे ज़्यादा फोकस बढ़ाते हैं तो हम बाय का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है और ये कोई काम को कर रहा है। जनरली कोई
कोई भी काम, कुछ भी कर रहा है, घर बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, कुछ भी, कोई भी काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इस पे फोकस करना है कि ये जो काम हो रहा है ना, ये काम इस बंदे के थ्रू हो रहा है या ये बंदा इसको कर रहा है। तो हमें अगर किसी को बताना है कि ये काम ये बंदा कर रहा है, तो हमें बाय का यूज़ करना है। तो वो सेंटेंस अपने आप पैसिव वॉइस में हो जाता है। अगर आपको इस पे पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं पूरा इस पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ। और अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं और रेगुलर देखते हैं तो आई होप कि इंग्लिश में आपके ग्रामर को स्ट्रांग होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ रूल है, वो रूल समझ लीजिएगा। पॉइंट टू बी माई डियर स्टूडेंट, ये मैंने वर्ड बोला था ना, क्या कि पॉइंट टू बी माई डियर स्टूडेंट बोलूँगा तो वो आपको पॉइंट नोट डाउन कर लेना और हाईलाइट कर देना है। अब देखिए एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, डूअर लेना है यानी कि एजेंट लेना है, उसके बाद वर्ब सेकंड थर्ड जो भी लगेगी वो आपको लगाना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लेना है। आई होप ये क्लियर हुआ। इसी एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं, क्या करते हैं, जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के जगह पे आ जाता है, यानी कि सबसे पहले प्लेस पे आ जाता है, डूअर की जगह पे आ जाता है। और उसके बाद आपको बी फॉर्म लेना होता है। अब ये बी फॉर्म क्या है, बहुत सारे बच्चे बी फॉर्म पे कंफ्यूज होते हैं, हो सकता है आपको ये बी फॉर्म पता हो, तो कोई बात नहीं, एक बार और सीख लीजिए कि बी फॉर्म क्या होता है। बी फॉर्म का मतलब होता है, देखिए बी फॉर्म होता है एक प्रेजेंट में और एक होता है पास्ट में। प्रेजेंट में जो बी फॉर्म होता है उसमें होता है इज, आर और एम, और पास्ट फॉर्म में जो बी फॉर्म होता है वो होता है वॉज एंड वर। ये दो बी फॉर्म आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे बी फॉर्म लगाना है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगाना है। जैसे अगर शी है और प्रेजेंट में है तो इज लगाना है, ही के साथ, शी के साथ, इज और इट के साथ, और किसी के नाम के साथ या कोई भी नाम है उस नाम के साथ आपको क्या लगाना होता है, इज। आप ये टेंस की क्लास में पढ़ चुके होंगे, आई होप समझ आ रहा होगा। अगला जो है वो है हाँ, इसी ही शी इट नेम के साथ, जैसे ही, शी, इट और सॉरी नेम के साथ क्या है, आपको अगर पास्ट में है तो वॉज लगाना, बाकी के साथ वर्ड लगाना है। ही शी इट नेम के साथ प्रेजेंट है तो इज लगाना है, बाकी के साथ आर लगाना है, और आई के साथ एम लगाना है। पेन थोड़ा रुक रुक के चल रहा है, मतलब कनेक्ट नहीं हो रहा, सॉरी उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना समझ आया। बी फॉर्म लेना, उसके बाद वर्ब की थर्ड लेनी है और बाय लगाना है, और बाय लगाने के बाद उसके बाद जो डूअर है, जो काम करने वाला है, जिस पे हम फोकस बढ़ा रहे हैं, उसका नाम लिख देना है। आई होप समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल से समझिए। मैंने एक सेंटेंस लिखा है एक्टिव वॉइस में, ये सेंटेंस जो है वो किस में है, एक्टिव वॉइस में। अब एक्टिव वॉइस में राम है, राम क्या कर रहा है, लिख रहा है, रॉट कर रहा है। क्या लिख रहा है, तो एक पत्र लिख रहा है। तो राम रॉट अ लेटर, तो इसमें जो राम है वो कौन हो गया, वो हो गया डूअर, यानी कि एजेंट हो गया। डूअर बोल लीजिए चाहे एजेंट बोल लीजिए, दोनों बात सेम ही है। फिर वर्ब की थर्ड हमारे फॉर्मूला के हिसाब से, और ये बीच में आर्टिकल आ गया है, और उसके बाद आ गया है एक लेटर, ऑब्जेक्ट आ गया। ये था एक्टिव वॉइस में। यहाँ पे आपको कहीं भी बाय देखने को नहीं मिला, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए जब हम इसी एक्टिव वॉइस को हमने क्या किया, पैसिव वॉइस में जब चेंज किया, तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय मेरा जो ये लेटर था वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, हालांकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में मैंने यहाँ लिख रखा है कि ये पहले यहाँ ऑब्जेक्ट था। उसके बाद हमने बी फॉर्म लिया है, हालांकि ये वर्ब सेकंड है यानी कि पास्ट में है सेंटेंस, तो मैंने यहाँ पे पास्ट का बी फॉर्म लिया है। उसके बाद मैंने वर्ब की थर्ड लिया है, और उसके बाद बाय लगा करके मैंने राम पे फोकस करते हुए बाय राम लिख दिया। तो मतलब समझ गए ना कि काम करने वाले पे जब हम फोकस करेंगे तब हम पैसिव वॉइस में बाय लगाते हुए उस एजेंट का नाम ले लेंगे, जो एजेंट उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। कैसे, जैसा कि यहाँ है राम एक एजेंट है, ये एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो है लिखने का। तो यहाँ पे हमने राम पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया, उसने एक लेटर लिखा, हमने ये
किसी को बता दिया, सिर्फ बताया है, हमने राम पे फोकस नहीं किया, स्टेट किया हमने सेंटेंस की, ये किया। लेकिन वहीं हम पैसिव वॉइस में क्या किए, राम के उसी काम को लेकर के हमने क्या किया, राम पे फोकस किया। तो हमने बता दिया कि ये एक पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में बाय का यूज होता है। कंफ्यूज हो कोई बात नहीं। अब देखिए कंफ्यूजन क्या है कि राम एक एजेंट है तो बाय और विद का क्या। तो राम जब एक एजेंट है तो उसी एजेंट पे हम फोकस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बाय का इस्तेमाल कर देते हैं और विद का इस्तेमाल कर देते हैं। बात आता है कि बाय अगर हम लगा रहे हैं तो विद कहाँ लगाएंगे, विद पे अभी हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें पहले सीखना है बाय। एक एक करके सीखते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो पहले बाय पे सीखते हैं, उसके बाद विद पे सीखेंगे, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। देखिए राम एक एजेंट है, तो राम एक एजेंट है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एजेंट एक डूअर होता है, करता है, काम करने वाला होता है। तो आसान शब्दों में हम समझ सकते हैं कि बाय और विद का जो प्रयोग होता है वो बस ये बताने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए किया जाता है कि उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला, एक एक्शन को जो है वो परफॉर्म करने वाला कौन है, इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, इसीलिए हम लगा देते हैं बाय। बाय लगाने के बाद हम जिस भी एजेंट का नाम लिखेंगे उस पर फोकस बढ़ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं और देखते हैं। पैसिव वॉइस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस क्या है, अ लेटर इज रिटन बाय राम। यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल ले लिया था, अभी फिर से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक लेटर जो था वो राम के थ्रू लिखा गया था। तो इसमें लेटर जो है वो क्या है, अब सब्जेक्ट बन गया, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाय जो है वो क्या है, सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जो काम है वो किसके द्वारा हुआ है और उस पर फोकस बढ़ा रहा है। तो एक काम जो है लिखने का जो काम है, इज रिटन बाय राम, तो यहाँ पे लिखने का जो काम है वो राम के थ्रू हुआ है और राम पे फोकस को बढ़ाने के लिए हमने बाय का इस्तेमाल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम क्या है, तो राम एक एजेंट है। आई होप इतने में आप बाय पूरी तरह से समझ गए होंगे कि बाय का क्या यूज है ना। याद रहे बाय और विद का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में होगा, और साथ ही साथ पैसिव वॉइस में कब होगा, जब हमें एक एक्शन करने वाले बंदे पे, एक एक्शन करने वाले बंदे पे, CTI1 एक्शन करने वाले बंदे पे हमें क्या करना होगा, फोकस को बढ़ाना होगा। किसको, फोकस को बढ़ाना होगा कि काम करने वाला है कौन। चलिए एक और एग्जांपल के साथ समझिए, घबराइए मत, ऐसे इसके मैं 20 यूजेस बताने वाला हूँ। तो वो 20 यूजेस जानने के लिए बने रहिए, एक एक करके मैं सारे 20 यूजेस बताऊंगा। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो ये ज़्यादा समझ नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और इस टॉपिक को तो क्लियर करके ही रहिए, ताकि आपसे कोई भी बाय के बारे में पूछे तो आपसे तो बाय और विद के बारे में टक्कर ना ले सके, इतना करिए। एक्टिव वॉइस जो है उसमें मैंने बोला है, अब देखिए एक्टिव वॉइस को फिर हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे और एग्जांपल लिए और ज़्यादा क्लियर होगा। द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट, यहाँ पे टीचर जो है वो एक एजेंट है। हालांकि हम ये समझते हैं कि जब एक एजेंट है, इफ दिस इज एजेंट, एजेंट मस्ट डू अ वर्क, तो ये कोई काम भी करेगा। हाँ बिल्कुल, पनिशमेंट का काम कर रही है। पनिशमेंट किसको दे रही है या किसको दे रहा है, तो वो बच्चे को दे रहा है। तो बात आती है, अभी हमने टीचर पे कोई फोकस नहीं किया, कोई फोकस नहीं बढ़ाया, हमने सिर्फ एक क्या किया, स्टेटमेंट दी, एक स्टेट किया हमने सेंटेंस को कि टीचर ने बच्चे को पनिश किया। लेकिन जैसे ही हम इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं, हम टीचर पे फोकस बढ़ा देते हैं, यानी कि ये जो काम करने वाला बंदा है, देखिए ये पनिशमेंट का काम स्टूडेंट नहीं कर रहा है, पनिशमेंट का काम कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। तो जैसे इस काम करने वाले बंदे पे हम फोकस बढ़ाएंगे तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, द स्टूडेंट। उसके बाद इस टेंस के अनुसार आपको बी फॉर्म लेना है, देखना है कि सेंटेंस पास्ट में है या प्रेजेंट में है। तो हालांकि यहाँ पे ईडी फॉर्म यूज हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो हम इसे समझ गए कि पास्ट में, और पास्ट का बी फॉर्म होता है वॉज एंड वर। तो स्टूडेंट वॉज पनिश्ड बाय, अब देखिए हमने टीचर को लिया, ये वाला टीचर, तो हमने क्या किया, बाय लगाते ही हमने टीचर पे फोकस कर दिया कि बच्चा जो है वो टीचर के द्वारा पनिश किया गया है,
या दंडित किया गया है। चलिए एक और समझिए, एक्टिव वॉइस में लिखा है शी सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे भी हमने क्या किया, सी जो है, ये जो लड़की है, ये एक एजेंट है, इसने एक गाना गाया, हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट दिया, डिक्लेरेशन दिया कि उसने गाना गाया, लेकिन हमने क्या किया, इस पे फोकस बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, बाय का इस्तेमाल किया। तो अब यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, सेंटेंस के अनुसार इसका बी फॉर्म आ गया, ये प्रेजेंट में था, एस और एस प्रेजेंट में लगता है, तो हमने प्रेजेंट का बी फॉर्म ले लिया, और बी फॉर्म लेने के बाद हमने क्या किया, सिंग का थर्ड फॉर्म ले लिया, संग, और इस पे फोकस बढ़ाने के लिए हमने कर दिया बाय हर, शी के जगह हर आ गया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर यहाँ तक आप वीडियो में बने हैं, मतलब वीडियो आपको अच्छी लगी, कीप वॉचिंग, प्लीज हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बाय जो है ये फोकस करता है एजेंट पे, डूअर पे या फिर सब्जेक्ट पे। बाय हमें बताता है कि उस काम को कर कौन रहा है। अब ये चीज जानने के लिए काम को कर कौन रहा है, तो कुछ नहीं करना है, आपके सेंटेंस में जो वर्ब होगी, फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, या फिर थर्ड होगी, या थर्ड होगी, तो उस वर्ब से ही आपको क्या पूछना है, ए वर्ब हु डिड इट, किया किसने, तो वो अपने आप खोज करके दे देगा। कैसे, नहीं समझ आया, चलिए देखिए मैं बताता हूँ। जैसे शी सिंग अ सॉन्ग, देखिए इसका काम क्या है, गाने का, तो अब जैसे ही इस सेंटेंस में काम है गाने का, तो जब यहाँ पे गाने का काम है, इस गाने से पूछिए हु डिड इट, ये होगा क्या, नहीं होगा। इसको करने वाला कौन है, शी, तो शी एक एजेंट मिल गया ना। ऐसे ही, हाँ ऐसे ही, एकदम ऐसे ही खोजना है कि सेंटेंस में कौन, कि सेंटेंस में एजेंट कौन है, तो एजेंट खोजने के लिए पूछिए कि काम को किया कौन है। वेद का जो फोकस है, हाँ यहाँ से आपको थोड़ा सा मैंने वेद के बारे में बताया, मैंने लिख के पहले से इसलिए रख लिया ताकि जब लिखने में टाइम बर्बाद ना हो। और आपको ये समझना है कि जो वेद है वो ये फोकस करता है, जैसे बाय फोकस कर रहा था ना एजेंट पे, इट फोकस करेगा इंस्ट्रूमेंट पे, टूल्स पे, या फिर ये फोकस करेगा पार्ट ऑफ बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट के पार्ट ऑफ बॉडी पे, कि वो काम किस चीज से हुआ है, किसके साथ हुआ, ये का इस पे करेगा। यानी कि टेल अस विच टूल एंड ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी इज यूज्ड, मतलब क्या चीज यूज हुई है। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि वहाँ बाय लगेगा, विद लगेगा, तो जैसे ही आप वर्ब से पूछेंगे ना कि हु डिड इट, तो वो आपको एजेंट खोज के दे देगा, और विद वर्ड पूछोगे तो वो आपको वो भी एजेंट खोज के देगा, लेकिन वो बताएगा कि वहाँ पे आपको विद लगाना है। घबराइए मत, घबराइए मत, बाय और विद पे बहुत कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, बस अपना आपको ये याद रखना है, हम इसमें बाय का पढ़ेंगे तो सिर्फ बाय में याद रखना है। जहाँ पे हु डिड इट आंसर आया कि किसने किया, काम करने वाले को खोज के दे दिया, तो आपको बाय लगाना है, अगर नहीं खोजा तो विद लगाना है, लेकिन याद रहे सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में होना चाहिए। इस टॉपिक को अभी हम थोड़ा सा ना क्लोज करते हैं, धीरे धीरे समझेंगे इसको, हम थोड़ा क्लोज करते हैं, इसको नहीं पढ़ते, ठीक है। सेंटेंस पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ आएगा मैं आपको समझाते जाऊँगा, आपको अभी इस पर फोकस नहीं करना है। आई होप क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको समझना है कि एग्जाम्पल हमने लिया कि देखिए द पोम, हाँ बहुत सारे बच्चे से ना पोयम पढ़ते हैं, लेकिन ये होता है द पोम वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, यानी कि अब देखिए यहाँ पे काम क्या है, लिखना एक काम है ना, लिखना एक काम है। तो मैंने इस लिखने काम से मैंने पूछा कि हु डिड इट, कि इस काम को किया किसने, मैंने से पूछा तुझे किसने किया, तो ये बताया कि मेरे को करने वाला शेक्सपियर है, तो मुझे भाई मिल गया, ये मिल गया मुझे एजेंट, कौन मिल गया, ये मिल गया मुझे एजेंट, हाँ एजेंट तो मिल गया, ठीक है। तो अब जब एजेंट मिल गया, ये एक्शन को परफॉर्म कर सकता है,
है ना, खुद से परफॉर्म कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि ये किसी और को बुलाएगा, कोई चीज लेगा तब जा कर के वो एक्शन परफॉर्म करेगा। ये खुद से एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ये क्या करेगा, पेन उठाएगा, पेन उठाया और लिखना शुरू, है ना। तो शेक्सपियर ये काम खुद कर सकता है, इसलिए हमने बोला कि ये एक्शन परफॉर्म कर सकता है। जब ये एक्शन परफॉर्म कर सकता है तो इसके साथ हमें लगाएंगे बाय। अब आता था मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं आगे बताऊंगा कि शेक्सपियर के साथ बाय क्यों लगा। अभी धीरे धीरे क्लियर होगा, डोंट वरी, घबराइए नहीं। नाउ आस्क द क्वेश्चन कि हु रॉट, जैसे हमने शेक्सपियर से पूछा, हु रॉट जैसे हमने वर्ब से पूछा, सॉरी वर्ब से पूछा तो वर्ब ने बता दिया शेक्सपियर, तो शेक्सपियर हमारा मिल गया एजेंट। चलिए आगे एक और एग्जांपल। जो मैंने अभी बोला ना मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि इस सेंटेंस में मैंने लिखा है द डोर वॉज ओपन विद अ की। एक जो दरवाज़ा है, ये जो दरवाज़ा है, इसमें देखो इस पूरे सेंटेंस में काम है खुलने का, खोलने का। खोलने के काम से मैंने पूछा हु डिड इट, तुझे खोला किसने, तो ये मुझे बोला कि मुझे खोला गया की मदद से। यानी क्या की जो है वो खुद से एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ज़रा सोचिए, क्या ये जो की है, ये तो मुझे एजेंट खोज के तो दे दिया, ये रहा एजेंट कि मुझे खोला गया किससे, की से, तो मुझे एजेंट खोज के तो दे दिया। लेकिन क्या ये की खुद जा करके, एक दरवाज़ा है और उस दरवाजे में खुद जा करके लग जाए और खुद से ही घूम करके इस दरवाजे को खोल दे, पॉसिबल है? नहीं। तो मतलब एक्शन को परफॉर्म करने वाला कोई और है। जब यहाँ पे एक्शन को परफॉर्म करने वाला कोई और है तो बाय तो लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, की के साथ हमने विद का इस्तेमाल किया। आई होप अब आप इस दो सेंटेंस में, ये वाले दो सेंटेंस में आप फर्क कर सकते हो, इसमें और इसमें फर्क कर सकते हो कि जब एक्शन करने वाला मिल जाए तो बाय, एक्शन करने वाला ना मिले तो विद। लेकिन शर्त क्या है कि आपका सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में होना चाहिए, और हमारा दोनों का दोनों ही सेंटेंस जो था वो पैसिव वॉइस में था। चलिए वही मैंने कहा कि क्वेश्चन करिए कि किसने क्या, तो निकाल के दे दिया कि होप यू अंडरस्टूड, आप अभी तक समझे होंगे। चलिए अब मैं आपको मुद्दे पे आते हैं जहाँ पे हमें 20 यूजर्स सीखने थे। अब हम यहाँ से अपने 20 यूजर्स स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम सभी यूजर्स सीखेंगे। वी विल डिस्कस 20 यूजेस ऑफ किसके, बाय के, सिर्फ और सिर्फ बाय के। विद का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप जा करके देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो नया वीडियो आए वो आपको बेल नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाए। एजेंट इसमें जो बाय है, जब हमें एजेंट खोजना होगा तो हम बाय का यूज करेंगे, मतलब जब हमें एजेंट मिल जाएगा। लेकिन याद रहे एजेंट का यूज के बाद, सॉरी एजेंट का यूज के बाद बोल रहा हूँ कि जब हमें एजेंट मिलेगा, पैसिव वॉइस में एजेंट मिलेगा, तो एजेंट में तो हम बाय और विद दोनों लगाते हैं, है ना। लेकिन अभी हमें क्या समझना है कि सिर्फ और सिर्फ हमें बाय का यूज सीखना है। तो जब हमें एजेंट पे फोकस करना होगा तो भी हम बाय का यूज करेंगे, और विद का भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें बाय का। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जब होगा, यानी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा या कोई कम्युनिकेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हुई किसी भी माध्यम से, वो ईमेल से हो सकता है, जीमेल से हो सकता है, ईमेल हो सकता है, जीमेल हो सकता है, ट्रक हो सकता है, कुछ भी, तो हमें वहाँ पे बाय लगाना है। और कम्युनिकेशन मतलब संचार, ओ सॉरी, ट्रांसपोर्ट ईमेल जीमेल से नहीं हो सकता, कम्युनिकेशन से हो सकता है, ईमेल जीमेल, सॉरी फॉर दिस। ट्रांसपोर्टेशन कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट हुई वहाँ पे बाय लगाएंगे। कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन में हम कोई भी चीज़ ईमेल से भेज सकते हैं, जीमेल से भेज सकते हैं, इवन बात कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम बाय का यूज़ करेंगे। और बाय का तब भी यूज़ करेंगे जब हमें मैनर के सेंस में बताना होगा। मैनर कहने का मतलब है कि कोई काम करने का तरीका, कोई भी काम करने का तरीका। जब भी हम कोई काम करेंगे और काम करने के तरीके को बताएंगे तो वो हमारा कहलाएगा मैनर। जैसे
आई अर्न मनी बाय टीचिंग। मैं पैसा कमाता हूँ। देखिए मेरा काम क्या है, अर्न करना, पैसा कमाना। पैसा कमाने का तरीका क्या है, बाय टीचिंग। तो टीचिंग से मेरा पैसा आता है, इसलिए मैंने क्या किया, एक मेरा मैनर है, पढ़ाने के तरीके से मेरा काम हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे बाय लगाया। आई होप ये समझ आएगा मैनर। और मीन का मतलब भी होता है माध्यम या किस माध्यम से हुआ है, वही है, सेम है। अगला जो यूजेज है वो है डेडलाइन। डेडलाइन कहने का क्या मतलब है, अंतिम समय। अंतिम समय कहने का मतलब है लास्ट टाइम जो होता है। जैसे कभी कभार ऑफिस में क्या होता है कि बॉस बोल देता है कि 7 बजे तक फिनिश कर देना, 8 बजे तक ये काम हो जाना चाहिए, 9 बजे तक ये काम हो जाना चाहिए, सुबह 10 बजे तक हो जाना चाहिए। तो जो डेडलाइन मिलता है ना, बाय नेक्स्ट वीक हो सकता है, बाय नेक्स्ट ईयर हो सकता है, या फिर बाय नेक्स्ट मंथ हो सकता है। तो जब भी हम डेडलाइन की बात करेंगे ना, तब हमें बाय का यूज़ करना है। लोकेशन और पोजीशन के लिए भी करना है। किसी भी चीज़ का लोकेशन कहाँ है उसके लिए भी हम बाय लगा सकते हैं, पोजीशन कहाँ पे है उसके लिए भी हम बाय लगा सकते हैं। तो इतने सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। घबराइए मत, एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अभी मैं बस बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ बाय का यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए लिखा है मेज़रमेंट और क्वांटिटी, कि जब हम किसी भी चीज़ को मेज़र करेंगे या क्वांटिटी बताएंगे तब भी जा कर के हमें बाय लगाना है। उसके बाद ऑथरशिप एंड क्रिएशन, किसी भी चीज़ का ऑथरशिप किसने ले रखा है उसके लिए बाय लगाएंगे, क्रिएशन किसने किया उसके लिए भी बाय लगाएंगे, किसी चीज़ का इन्वेंशन किसने किया उसके लिए भी हम बाय लगाएंगे। फिर लगाएंगे पैसेज, और उसके बाद मूवमेंट के साथ भी हम बाय लगाएंगे। और उसके बाद हम 9वां रूल जो है वो स्टैंडर्ड रूल्स के लिए लगाएंगे। मैं सिर्फ अभी फटाफट बताते हुए चलता हूँ क्योंकि बाद में एक्सप्लेन भी करना है, तो एक्सप्लेन में और ज़्यादा होगा। ग्रेजुअल स्टेज में, स्टेप बाय स्टेप में भी हम बाय का यूज़ करेंगे, ऑथ एंड प्लेज में भी करेंगे, पैसिव स्टेट एंड इमोशंस में भी करेंगे बाय का इस्तेमाल, और ऑथरशिप और परफॉर्मेंस में भी हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। पर यूनिट मेजरमेंट में भी बाय का इस्तेमाल होगा, और पैसिव कॉज में भी नॉट डूअर, अभी बताऊंगा नॉट डूअर क्या है, इसमें भी हम बाय का यूज़ करेंगे। इडियोमेटिक, कुछ इडियोमेटिक सेंटेंस होते हैं जिसमें यहाँ पे इनको ऐसे ही लिखा जाता है, इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा ग्रामर रूल्स नहीं होते। तो आपको समझना है कि इडियोमेटिक जो होते हैं इनमें भी हमें क्या करना है, बाय का यूज़ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इडियोमेटिक हो गया, फॉर्मल, स्वेरिंग और अपील, इसके साथ भी हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। और तो और लास्ट 3 यूजेस बचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल अपील हो गया, पेमेंट का मोड होगा, वो पेमेंट जो मोड होगा वो करेंगे। खैर मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा क्योंकि रात हो चुकी है, आजू बाजू के लोग सब सो चुके हैं, तो आवाज़ थोड़ा कम आएगा, वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। तो पेमेंट का जो मोड होगा उसमें भी हम बाय का यूज़ करेंगे, ट्रेड एंड मोड में भी करेंगे, एक्सटेंस ऑफ डिफरेंस में भी करेंगे, और प्रॉक्सिमिटी इन टाइम के लिए भी हम बाय का यूज़ करेंगे। चलिए अभी तक मैंने आपको 20 ये तरीके बताए कि किस किस में बाय का यूज़ होगा। अब चलिए एक एक करके हम समझते हैं। जो पहला था वो था एजेंट, कि जब हम पैसिव वॉइस में एजेंट की बात करेंगे यानी कर्ता पे जब हम फोकस करेंगे तो बाय का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एग्जांपल समझिए। इसका मतलब क्या है, पैसिव में काम करने वाले को दिखाता है, यानी कि जब हम पैसिव वॉइस में बाय का यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, याद रखिए पैसिव वॉइस में, ध्यान से सुनिए ये लाइन इम्पोर्टेंट है, कि पैसिव वॉइस में क्या होगा कि जब हम बाय का यूज़ करते हैं तब जा कर के हम क्या करते हैं, कर्ता पे फोकस करते हैं। अब यही एक सेंटेंस है जो कि पैसिव वॉइस में है, द बुक वॉज रिटन बाय टैगोर, किताब टैगोर के द्वारा लिखी गई। अब देखिए अगर इस काम से मैं पूछूं, क्या पूछूं, हु डिड इट, इस काम को किसने किया,
तो साफ साफ पता चल रहा है कि इस काम को करने वाला जो है वो है टाइगर। मिल गया। अब ये एक्शन खुद परफॉर्म कर सकता है, तो हमने टाइगर पे फोकस किया। अब चलिए दूसरा वही क्वेश्चन हम करते हैं, विद वॉट। इस काम को किस चीज से करा गया? तो किसी चीज से तो किया नहीं गया, किसी ने किया। तो भाई जब हम किसी चीज से आंसर ही नहीं मिल रहा है, इसको करने वाला कौन है, तो हम विद नहीं लगा सकते, हमें बाय लगाना पड़ेगा। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। द टेम्पल वॉज बिल्ड बाय द किंग। ये जो बिल्ड है, बनाने का काम है, ये किसने बनाया? पूछते हैं हु डिड इट, हु डिड इट, हु डिड इट, सॉरी, हु डिड इट। तो हु डिड इट से जब मैंने आंसर किया तो मुझे मिल गया कि इसको करने वाला जो है वो किंग है। लेकिन अगर मैं पूछूं विद व्हाट, किस चीज़ से किया, तो मुझे आंसर नहीं मिलेगा कि खुरपी से किया, कचिया से किया, या कुल्हाड़ी से किया, हथौड़े से किया, वो चीज़ नहीं दिख रहा, तो मैं विद नहीं लगा सकता, यहाँ मुझे बाय लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही और एग्जाम्पल हैं। द फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय सत्यजीत राय। फिल्म किसके द्वारा डायरेक्टेड किया गया? सत्यजीत राय। तो बाय मुझे लगाना पड़ेगा, किसी चीज़ से तो डायरेक्टेड नहीं किया गया, किसी ने डायरेक्ट किया है। जब किसी चीज़ की बात आएगी तो फिर किसी ने किया तो बाय। वहीं द फोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो यहाँ पे भी जो मैंने इससे क्वेश्चन किया, इस वर्ब से क्वेश्चन किया, इन्वेंटेड से क्वेश्चन किया, तो इसने खुद ही ग्राहम बेल खोज करके मुझे दे दिया। अगला है टेकन। इस टेकन से पूछूं कि हु टेकन, किसने लिया, तो किसने लिया? द डिसीजन वॉज टेकन बाय कम्युनिटी, सॉरी कमेटी। तो यहाँ पे भी मैंने बाय का इस्तेमाल किया। अगला जो है वो है ट्रांसपोर्ट यानी कम्युनिकेशन। अब समझिए यात्रा या संचार का जो साधन होगा, जो भी कोई चीज़ जो होगी, अगर वो यात्रा का साधन है या संचार का साधन है, तो मुझे बाय लगाना पड़ेगा। जैसे इसको देखिए, ही वेंट टू दिल्ली बाय बस। वो दिल्ली गया किससे गया? बस से गया। तो यहाँ पे जो संचार का माध्यम है या यात्रा का माध्यम है? ये यात्रा का माध्यम है, क्योंकि बस से हम यात्रा करते हैं, ना कि संचार करते हैं, कम्युनिकेशन नहीं करते बस से। हम बस से क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम ट्रैवल करते हैं। दैट्स वाई मैंने क्या किया? बाय बस किया, बाय ट्रेन किया, और ऐसे ही मैंने बाय कार, बाय ईमेल। अब ये जो बाय ईमेल आया है, अब देखिए यहाँ पे जो बाय ईमेल है, ये बाय ईमेल क्या बता रहा है कि मैं ईमेल से ट्रांसपोर्ट करूँगा, यात्रा करूँगा। ईमेल से यात्रा होती है क्या? नहीं होती। तो यहाँ पे भी बाय तो लगेगा, लेकिन आपको समझना है कि ये जो माध्यम है वो किस चीज़ का माध्यम है? ईमेल का माध्यम, जीमेल का माध्यम है, मतलब एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, सॉरी, कम्युनिकेशन का माध्यम है। आप आगे देखिए, और यहाँ पे भी लिखा है द पार्सल कम बाय पोस्ट। अभी जो पार्सल मेरा आया, काम है आने का, तो मैंने इससे पूछा कि भाई किस चीज़ से आया, तो बोला बाय पोस्ट आया। अब हाँ, अब क्वेश्चन आया होगा, जैसे मैंने इस कम से क्वेश्चन किया कि भाई किस चीज़ से आया, तो चीज़ वर्ड आ गया, किस चीज़ से आया, तो इसने बोल दिया पोस्ट से। और जैसा कि आपने बोला कि सर आपने तो बोला था कि अगर किसने किया तो आपको बाय लगाना है, किस चीज़ से किया तो आपको विद लगाना है। लेकिन यहाँ तो किस चीज़ से हुआ ना, लेकिन अब मैंने ये भी तो बताया कि यहाँ पे बाय जो है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में बाय लगेगा, वहाँ विद नहीं लगेगा। यही चीज़ आपको याद रखनी है कि कहाँ पे बाय लगेगा, कहाँ विद लगेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन कर सकते हैं यहाँ पे। द पार्सल कम विद पोस्ट, नहीं, कम विद पोस्ट नहीं, कम बाय पोस्ट। उसके बाद है मैनर और मीन, तरीका और साधन। कौन से मैनर से वो काम हुआ है, या किसी काम को करने का तरीका या माध्यम क्या था। चलिए समझिए एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ पे एक काम है, वह कड़ी मेहनत से सफल हुआ, यानी ही सक्सीड, सफल हुआ। सफल होने का तरीका क्या था? हार्ड वर्क।
तो हमने हार्ड वर्क से पहले बाय लगाया। वह गेम को जीत गई, तरीका क्या था? बाई चांस, संयोग से वो जीत गई। यहाँ पे जो बाई चांस है ये टोटल अपने में ही पूरा एक वर्ड है। वैसे ही आप और वर्ड समझ सकते हो कि यू कैन इम्प्रूव इंग्लिश बाय प्रैक्टिस। अब देखिए यहाँ पे जो इम्प्रूव करने का जो काम है वो किस तरीके से है, तो इस काम को करने का तरीका जो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस से पहले हमने बाय लगा दिया, यानी कि यहाँ पे मैनर शो हो रहा है, एक मीन शो हो रहा है। आई होप क्लियर हो। फिर यहाँ पे बोला कि द थीफ एंटर बाय, थीफ जो है वो एंटर किया बाय ब्रेकिंग द विंडो। अब थीफ एंटर कैसे किया, तो इसका भी एक तरीका था कि वो खिड़की तोड़ते हुए एंटर किया, तो हमने लगा दिया बाय ब्रेकिंग द विंडो। तो आई होप ये भी आपको समझ आएगा। अगला है ही अर्न मनी, वो पैसा कमाया। तरीका क्या है? टीचिंग का। तो जब तरीका पता चला तो हमने यहाँ पे बाय का यूज कर लिया। क्लियर? चलिए ये हमारा 5 यूज कंप्लीट है। अगला है डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब क्या? अंतिम समय, या फिर कब तक होने का भाव पैदा होता है, ये काम कब तक हो जाएगा। जैसे आई फिनिश द वर्क बाय 5 PM, मैं ये काम कब तक कर दूँगा? 5 बजे तक कर दूँगा। तो मैं एक डेडलाइन है मेरे पास कि मैं ये काम 5 बजे तक कर दूँगा, यानी 5 बजे तक के मेरे मन में क्या है? भावना, तो मैं इस काम को 5 बजे तक कर दूँगा। ऐसे ही इसको समझिए, इसमें भी क्या बोला गया? शी मस्ट रिटर्न, शी मस्ट रिटर्न बाय 9, शी मस्ट रिटर्न होम बाय 9, उसे रात तक घर लौटना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी एक डेडलाइन है, रात तक लौटना होगा। अगर वो ज़्यादा लेट दिन में आया या दिन में आई तो उसकी खैरियत नहीं। तो यहाँ पे भी एक डेडलाइन की बात की गई है। वी विल लीव बाय टुमारो, हम एक अंतिम समय की बात बोल रहे हैं कि हम कल तक का हमारा लास्ट दिन है, कल के बाद हम निकल जाएंगे। तो जब भी आपको डेडलाइन या अंतिम समय की बात करनी हो तो बाय आपको यूज़ करना है। क्लियर? ठीक है, आगे देखिए द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट वीक। यहाँ पे भी प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, एक टाइमलाइन दी गई है क्या, कि अगले हफ्ते तक ये काम खत्म हो जाएगा या हो जाना चाहिए। क्लियर? अगला है शी शुड बी हियर बाय नाउ, उसे अब तक यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे भी एक अंतिम समय की बात की गई कि अभी तक जो लास्ट समय था यहाँ पर, अभी तक में इसको यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं। अगला है लोकेशन पोजीशन। इन लोकेशन का मतलब हो गया स्थान, और पोजीशन का मतलब हो गया बगल में या पास में, यानी कि हम पास में या बगल में। जब हम किसी भी चीज़ का पोजीशन बताएंगे या लोकेशन बताएंगे तब हम बाय का यूज़ करेंगे। जैसे द हाउस इज बाय द रिवर, हाउस कहाँ है? बाय द रिवर। हाउस का पोजीशन क्या बताया? कि रिवर के पास, इसलिए हमने बाय लगाया। हाउस इज नियर बाय द रिवर भी कर सकते हैं, नियर बाय द रिवर, लेकिन अगर हम बाय बाय द रिवर भी कर दिए तो ठीक है। अगला है शी इज सिटिंग बाय द विंडो, वो कहाँ बैठी है? उसकी पोजीशन क्या है? कि वो विंडो के नज़दीक है, दैट्स व्हाई हमने लगाया बाय द विंडो, वह खिड़की के पास बैठी है। अगला है देयर इज अ ट्री, यहाँ पे एक ट्री है, ट्री का पोजीशन क्या बताया? गेट के पास, तो गेट के पास एक पेड़ है, इसलिए हमने बाय लगा दिया। तो यहाँ पे भी हम पोजीशन बता रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं पेड़ का कि पेड़ कहाँ है। देयर इज अ ट्री बाय द गेट, शी स्टूड बाय माई साइड, वो मेरे बगल में खड़ा था। द शॉप इज बाय द रोड, दुकान सड़क के पास है। अगला है मेजरमेंट एंड क्वांटिटी, इसमें आपको घबराना नहीं, मेजरमेंट और क्वांटिटी में समझना। ठीक है, मेजरमेंट का मतलब होता है नाप, कोई भी चीज़ नापने का। जैसे एक कपड़ा आपने लिया, इस कपड़े को आप किस में मापेंगे? तो भैया सेंटीमीटर में। तो कपड़ा सेंटीमीटर में मापा जाता है,
सेंटीमीटर के हिसाब से मापा जाता है। क्वांटिटी यानी कि 1 केजी, 5 केजी, 10 केजी, 12 केजी, ऐसे में हम क्वांटिटी मापते हैं। तो जब आप मेजरमेंट की बात करेंगे, क्वांटिटी की बात करेंगे, तो आपको बाय लगाना है। चलिए समझिए, वी बाय शुगर बाय द किलो। यहाँ पे ये बाय अलग है, यहाँ पे इस बाय का मतलब है खरीदना, और इस बाय का मतलब है मेजरमेंट या क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तब के लिए। तो जब हम मेजरमेंट या क्वांटिटी की बात करेंगे तो हम बाय द किलो लगाएंगे। उसके बाद शी इज टॉलर बाय 2 इंच। वो 2 इंच क्या है, ज़्यादा लंबा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मेजरमेंट का बात किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, क्वांटिटी की बात की। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे बात हुई क्वांटिटी की और यहाँ पे बात हुई मेजरमेंट की। अब इसमें बताइए किस चीज़ का, पढ़िए पढ़िए, वेरी गुड। चलो अब बताइए क्या है, यहाँ पे कपड़ा मीटर के हिसाब से लिया जाएगा। तो बताइए क्वांटिटी है या मेजरमेंट? वेरी गुड, मेजरमेंट है, दैट्स व्हाई हमने बाय बताया। अगला सेंटेंस पढ़िए, दे चार्ज बाय द आवर, घंटे के हिसाब से पैसा देता है। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, मेजरमेंट हुआ, क्वांटिटी हुई। मेजरमेंट, क्वांटिटी कैसे हो सकती है, आप घंटे को कैसे क्वांटिटी में माप सकते हो। अगला है ये वाला पढ़िए, द लैंड इज मेजर्ड बाय एकड़। यहाँ पे तो खुद ही लिखते थे मेजर्ड बाय एकड़। चलिए अगला, ऑथरशिप एंड क्रिएशन। ऑथरशिप का मतलब क्या हो गया, या क्रिएशन का मतलब क्या हो गया, रचनाकार, यानी लिखने या बनाने वाले को दिखाते हैं। जब कोई भी चीज़ किसी ने लिखी या किसी ने कोई चीज़ को बनाई, जब कोई चीज़ लिखे, किसी ने लिखी है या फिर किसी ने बनाई है, तो उसमें भी हम बाय का यूज़ करेंगे। द पोम बाय, क्या लिखा हुआ ये, वर्ड्सवर्थ। तो ये जो वर्ड्सवर्थ था, इसमें भी वर्ड्सवर्थ, इसमें ये पोएम का क्रिएशन हो रहा है या ऑथरशिप हो रहा है, वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई कविता, तो यहाँ पे ऑथरशिप हो रहा है। द पेंटिंग बाय एम.एफ. हुसैन। अब देखो ये ऑथरशिप है या क्रिएशन है, पेंटिंग को बनाया जाता है, क्रिएशन भी बोल सकते हैं। अब ये देखिए, अ मूवी बाय स्पाइलबर्ग, स्पिलबर्ग, जो मूवी है वो स्पिलबर्ग की है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, ऑथरशिप और क्रिएशन के लिए हमने बाय का इस्तेमाल किया। और स्टोरी बाय प्रेमचंद, यहाँ पे भी हमने क्या किया, और क्रिएशन के आधार पे बाय लगाया। और स्पीच बाय नेहरू, यहाँ पे भी हमने नेहरू जी के पहले जो बाय लगाया है वो क्या किया, हमने क्रिएशन के तौर पे दिया। अगला देखिए, अगला जो सेंटेंस है वो क्या है, वो है पैसेज और मोमेंट पे। पैसेज और मोमेंट पे क्या है वो समझिए। पैसेज का मतलब क्या है, यहाँ पे गुजरना। यहाँ पैसेज का मतलब अलग, पासेज बोल सकते हो, पैसेज बोल सकते हो, जो भी करना आपको, पासेज पढ़ लीजिए। ये गुजरना, ये पास से गुजरना। ही वेंट बाय मी विदाउट स्पीकिंग, वो चला गया बिना बोले। तो कहाँ से चला गया, कहाँ से पास हो गया, मेरे पास से। वो मुझसे बिना बोले मेरे पास से गुजर गया। तो यहाँ पे हमने गुजरने के सेंस में, जब भी हम गुजरने के सेंस में बोलें, कोई गुजर गया दुनिया से उसके सेंस में नहीं बोलना है, कोई किसी के पास से गुजर गया उसके सेंस में हमें बाय लगाना है। कोई गुजर गया वहाँ पे बाय मत लगाइएगा। द बस वेंट बाय स्कूल, जो है बस स्कूल के पास से गुजर गई। ऐसे ही आप बोल सकते हो, अ कार पास्ड बाय मी, एक कार जो है मेरे नज़दीक से गुजर गई। आई वॉकड बाय, आई वॉकड बाय द शॉप, मैं दुकान के पास से गुजरा। ऐसे ही द रिवर फ्लो बाय द विलेज, नदी गांव के पास से बहती है। फ्लोज बाय द विलेज, शी जस्ट रन बाय, रैन बाय मी, वह अभी मेरे पास से भागी। ऐसे ही स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रूल, जिसमें नियम मापदंड जो है, किसी नियम या मापदंड के अनुसार कोई नियम वहाँ पे लागू होगा या कोई मापदंड होगा तो भी हम लगाना है।
तो नियम कौन से होते हैं, मापदंड क्या होता है ये समझिए। किसी नियम या मापदंड के अनुसार जो हम पढ़ेंगे वो है, अब एक सेंटेंस देखो, ही जज द केस बाय लॉ। अब यहाँ पे उसने केस का निर्णय कानून के अनुसार किया। तो अब बताइए यहाँ पे जो अगर ये जो बोला गया कि केस है, ये जो केस है इसको नियम के अनुसार देखा गया या मापदंड के अनुसार देखा गया। मापदंड का मतलब होता है कि डाटा दिया गया है, उस डाटा के अनुसार। जैसे भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, ये बताओ ये नियम के अनुसार है कि 140 है या मापदंड के अनुसार। मापदंड के अनुसार है, तो मापदंड होगा तब बाय लगाएंगे और नियम होगा तो भी बाय लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि ये पैसिव वॉइस नहीं होना चाहिए। ही जज्ड द केस बाय लॉ, उसमें, सॉरी ये पैसिव वॉइस नहीं होगा, इसमें स्टैंडर्ड रूल और मापदंड की बात की गई है तो हमें बाय लगाना। वी प्ले बाय द रूल, यहाँ पे बताइए मापदंड है या नियम है। यहाँ पे भी नियम, स्टैंडर्ड रूल्स है, यहाँ पे भी क्या है, रूल्स हैं। अब यहाँ बताइए स्टूडेंट आर डिवाइडेड बाय एज, यहाँ पे बताइए मापदंड है, रूल है, यानी कि डाटा है या मेजरमेंट है। ये डाटा यानी कि मापदंड। शी इज ऑनेस्ट बाय नेचर, ये बताइए मापदंड है या डाटा। ये नियम, सॉरी मापदंड है या डाटा बोले, रूल है या डाटा। ये रूल कि उसे ईमानदारी का राज बता दिया। ये बताइए ही इज इंडियन बाय बर्थ, ये बताइए माप, ये नियम है या फिर मापदंड। वो इंडियन है, ये नियम है, ये क्या है, नियम। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़िए, 10वां यूज, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। ये भी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, चलिए थोड़ा ज़्यादा स्पीड से खींचने की कोशिश करते हैं। आप भी थोड़ा स्पीड से लिखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। ग्रेजुअल स्टेज यानी कि धीरे धीरे किसी काम को करना। क्रमिक प्रक्रिया, क्रमिक प्रक्रिया मतलब होता है धीरे धीरे किसी काम में कंसिस्टेंसी दिखाते हुए उस काम को करना। जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस में बोला गया है ही इम्प्रूव बाय डिग्री, ही इम्प्रूव बाय डिग्री, उसने धीरे धीरे सुधार किया, यानी उसने धीरे धीरे किया। कोई भी काम इसने स्टेप बाय स्टेप किया, यानी कि कदम दर कदम उस काम को किया। हम कदम दर कदम आगे बढ़ते रहे, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती रही। देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यानी ग्रेजुअली धीरे धीरे कोई काम को परफॉर्म किया जा रहा है। कंसिस्टेंसी, डे बाय डे इट इज़ गेटिंग हॉट, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है तो डे बाय डे में हम लगा दिया, लिटिल बाय लिटिल लगा दिया, ईयर बाय ईयर लगा दिया। ईयर बाय ईयर द सिटी डेवलप्ड, साल दर साल शहर विकसित होता चला गया। और हम बात करते हैं 11वां यूज जो है वो कसम खाने के सेंस में भी हम यूज़ करते हैं। जैसे आई स्वेयर बाय गॉड, मैंने, या मैं भगवान की कसम खाता हूँ, या मैं भगवान का कसम खाता हूँ, भगवान की कसम खाता हूँ, तब भी हम लगाते हैं। शपथ खाने के सेंस में भी हम बाय का यूज़ करते हैं। शी शोर बाय हिज लाइफ, उसने अपनी ज़िंदगी की, अपनी जान की कसम खाई। अगला है शी शोर बाय द बाइबल, उसने बाइबल की कसम खाई। शी शोर बाय देयर ओनर, उसने अपनी इज्जत की कसम खाई। शी शोर बाय अल्लाह, यहाँ पे देखिए किसी के धर्म को ठेस पहुँचाने की हमारी कोई भी इंटेंसिटी नहीं है, इंटेंस नहीं है। सो आप यहाँ पे भगवान की कसम भी डाल सकते हो, अल्लाह की कसम भी डाल सकते हो। कहते हैं ना अल्लाह कसम मैंने नहीं किया या भगवान कसम मैंने नहीं किया, तो कसम खाने के सेंस में हम बाय का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है 12वां यूज़। 12वां यूज़ क्या कह रहा है कि पैसिव स्टेट में, यानी इमोशंस या भावना के स्टेट में। पैसिव में फीलिंग्स जो आती हैं उनमें जैसे देखिए शी वॉज शॉक्ड, वो शॉक्ड हो गई। अब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, लेकिन इस पैसिव वॉइस में क्या है कि किसकी भावना है,
कैसी भावना है कि वो किसी चीज़ से शॉक हो गई, हैरान हो गई, यहाँ पे इमोशन है। तो जब हम इमोशन के बारे में बात करेंगे तो भी हमें बाय के बारे में बाय यूज़ करना है। जैसे शी शॉक्ड बाय द न्यूज़, वो किस चीज़ से हैरान हो गई, तो न्यूज़ के कारण हैरान हो गई। अब देखिए शी वॉज फ्रिटेंड बाय द स्नेक, वो सांप से क्या हो गई, डर गई। तो यहाँ पे भी इमोशन आया, फीलिंग आया, फीलिंग आई, कैसे फीलिंग आई, डर की फीलिंग आई। अगला जो है वो है आई वॉज अमेज्ड बाय हिज टैलेंट, मैं अचंभित रह गई। यहाँ पे भी चौंकने की भावना है, चौंकने की फीलिंग है, तो उसके टैलेंट से चौंक गई। शी वॉज हर्ट बाय हिज वर्ड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो फीलिंग आई, हर्ट हुआ है वो, तो किस चीज़ से हर्ट हुआ है, उसकी बातों से हर्ट हुआ। तो जब भी हम फीलिंग की बात करेंगे कि वो फीलिंग किस चीज़ से हुई है, तो जा कर के हम बाय लगाएंगे। देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, इम्प्रेस्ड हुई है, तो इम्प्रेस किस चीज़ से हुई है, तो परफॉर्मेंस से हुई, तो हम यहाँ पे बाय का यूज़ करेंगे। यानी आप इस पूरे सेंटेंस में जो अभी आपने पढ़ा, इसमें क्या याद रखना है कि कोई इमोशन, कोई इमोशन चाहे रोने का हो, चाहे धोने का हो, रोने का जो भी जैसा भी इमोशन होता है, वो इमोशन किस चीज़ से हुई, तो वहाँ पे हमें बाय लगाना है। अगला जो 13 यूज़ है वो है ऑथरशिप। ऑथरशिप और परफॉर्मेंस, यानी कि कर्ता, निर्माता या किसी कला या प्रदर्शन के संदर्भ में। जैसे यहाँ पे कला जो है या कोई प्रदर्शन होगा, देखिए अ सॉन्ग संग बाय किशोर कुमार, तो यहाँ पे क्या है, कला है, कला के प्रदर्शन में भी हमने क्या किया, हमने बाय का यूज़ किया। यानी कि गाना जो है उसका ऑथरशिप किसको है, ऑथरशिप किसको है, किशोर कुमार को, तो भी हमने बाय लगाया। अ मूवी डायरेक्टेड बाय राज कपूर, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो डायरेक्ट करने का परफॉर्मेंस है, तो किसने किया, राज कपूर ने, तो यहाँ पे हमने बाय का इस्तेमाल कर दिया। अगला है स्पीच डिलीवर्ड बाय गांधी, तो गांधी जी के द्वारा भाषण दिया गया, यहाँ पे भी हम बाय लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है ये परफॉर्मेंस, भाषण दिया गया, ऑथरशिप। अ प्ले रिटन बाय कालिदास, ये एक कला का प्रदर्शन है, तो यहाँ पे भी हमने बाय का यूज़ किया। यानी हमें याद रखना है कला और कला के प्रदर्शन में बाय का यूज़ करेंगे, और ऑथरशिप के सेंस में भी हम बाय का यूज़ करें। अगला है द डांस परफॉर्म बाय स्टूडेंट, यहाँ पे भी कला का प्रदर्शन हुआ, तो हमने बाय का यूज़ किया। अगला है पर यूनिट मेजरमेंट, जो आपने ऊपर पढ़ा था, मेजरमेंट और रूल जो पढ़ा था, अब उसके हिसाब से भी यहाँ पे वही है। यहाँ पे पर यूनिट भी करना है। पर यूनिट क्या होता है कि जैसे 1 दर्जन हो गया, 1 केजी हो गया, ऐसे यूनिट में भी हम बाय का यूज़ करेंगे पर यूनिट पे। एप्पल आर सोल्ड बाय डजन, और सॉरी यहाँ पे मैंने एप्पल लिख दिया है, यहाँ पे आप बनाना कर सकते हो, BANANA, बनाना, बनाना आर सोल्ड बाय डजन, बनाना जो है केला जो है, इसे काट के यहाँ पे केला कर दीजिएगा, केला जो है वो किसके हिसाब से बिकता है, डजन के हिसाब से बिकता है, तो बाय डजन कर दिए। दे पे, वो पे करता है बाय आवर, घंटे के हिसाब से पे करता है, सेम ऊपर वाले जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा बदल गया। मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर, यहाँ पे देखिए हमने पर यूनिट की बात की है, हमने एक सिंगल यूनिट की बात की, तो जब हम सिंगल यूनिट की बात करेंगे तो भी हमें क्या करना है, बाय का यूज़ करना है। देखिए पेड बाय द डे, यहाँ पे सिंगल यूनिट की बात की गई है। ईयर, ये भी सिंगल यूनिट की बात की गई है। पैसिव कॉज, अब पैसिव कॉज कहने का नॉट डूअर, यहाँ पे आपको डूअर नहीं मिलेगी, कारण, यानी इसमें क्या है कि पैसिव में कारण बताना, यानी कि आपका पैसिव वॉइस ही है लेकिन इसमें डूअर नहीं होगा। देखिए डूअर क्यों नहीं होगा, द सिटी वॉज डिस्ट्रॉय बाय फायर, फायर एक डूअर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसमें डूअर नहीं होगा। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ का कॉज, यानी कि कारण, नुकसान का कारण जो बन सकता है, कॉज देखते होगे कि कॉज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे खतरा है, तो अगर कोई भी चीज़ किसी खतरे की वजह से हुआ है तो वहाँ पे हमें उस कॉज से पहले बाय लगाना है। जैसे फ्लड एक कॉज है, बाय लग गया। उसके बाद ये देखिए स्टोन एक कॉज है, बाय लग गया। द हाउस वॉज डैमेज बाय स्टोन, विलेज वॉज हिट बाय ड्रॉप,
देखिए ड्रॉट ड्रॉट भी है, सूखा पड़ना। सूखा पड़ना जो है ये भी एक कॉज है, तो कॉज से पहले हमने बाय लगा दी। यानी कि आपको समझना है कि कोई भी कॉज का नाम आएगा उस नाम से पहले आपको बाय लगा देना है। लेकिन याद रहे उस कॉज से कुछ हुआ हो तब, ऐसे नहीं। अब कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, कुछ इडियम्स होते हैं, उसके साथ कोई रूल्स लागू नहीं होते हैं, उसको आपको वैसे याद रखना है, जैसे बाय चांस, बाय मिस्टेक, बाय हर्ट, बाय एक्सीडेंट और बाय लक। नहीं समझ आया? देखिए इसमें ये मुहावरे होते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा को हम एक्सप्लेन करते हैं, तो ये एक मुहावरा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ऐसे ही हम बोलते हैं ना, बाय चांस हो गया, संयोग से हो गया, बाय मिस्टेक हो गया, गलती से हो गया। तो ऐसे जो मुहावरे वाले वाक्य होते हैं हिंदी में, उसके साथ हमें बाय लगाना है। जैसे बाय हर्ट, दिल से, कंठस्थ। बाय एक्सीडेंट, अचानक से, अनजाने से, ये हो गया। बाय लक, किस्मत से हो गया। तो ऐसे जो मुहावरे वाले हम सेंटेंस बोलते हैं उसके लिए हम बाय लगाते हैं। मतलब आपको नहीं समझ आ रहा तो सीधे सीधे बस याद रखिए, ये इडियोमेटिक वर्ड्स हैं, तो इसमें आपको बाय लक, बाय एक्सीडेंट, बाय हार्ट, बाय चांस, ये आपको ऐसे याद रखेंगे। आगे है फॉर्मल स्वेरिंग या अपील, औपचारिक शपथ या धार्मिक या कानूनी अपील। अब देखिए समझिए, औपचारिक शपथ क्या होता है? औपचारिक शपथ जैसे द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या किया, एक औपचारिक शपथ लिया। औपचारिक शपथ लेने के बाद वो राष्ट्रपति का पोस्ट ग्रहण की। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, औपचारिक शपथ लिया। कि एविडेंस बाय ऑथ, उसने शपथ द्वारा गवाह दी। यहाँ पे औपचारिक हो गई, यानी कि फॉर्मल स्वेरिंग, उसने कसम लेकर के, जैसे हम देखते हैं जेल में एक जो बंदा होता है वो गीता पे हाथ रख कर के कसम खाता है और बोलता है मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो ये औपचारिक शपथ ले रहा है। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं बाय। द प्रोमिस्ड बाय हिज ओनर, उसने अपनी इज्जत की कसम, और अपनी इज्जत की कसम खाई। द टेस्टिफाइड बाय द होली बुक, यानी कि उसने क्या किया, उन्होंने पवित्र पुस्तक की कसम खाई। दे टेस्टिफाइड बाय द होली बुक। और उसके बाद है सोल्जर शोर लॉयल्टी बाय द फ्लैग, सैनिकों ने झंडे की कसम खाई। ही अपील बाय ऑलमाइटी, उसने सर्वशक्तिमान की शपथ ली। कि ऐसे शपथ लेने वाली चीज़ों में भी हम क्या करेंगे, बाय का इस्तेमाल करेंगे। अगला है पेमेंट, यानी पेमेंट का मोड क्या है, ट्रेड का मोड क्या है उसमें। यहाँ पे देखिए जब भी हम पेमेंट करते हैं या तो बाय चेक करते हैं, तो हम अगर हम बोलते हैं उसने चेक के द्वारा पे किया तो बाय चेक, बाय कार्ड, बाय कैश, बाय यूपीआई भी बोल सकते हैं। बाय यूपीआई, बाय ड्राफ्ट, इन सभी के द्वारा हम, आप ये देखिए समझिए कि पेमेंट का तरीका क्या है, ट्रेड का तरीका क्या है। तो पेमेंट का तरीका जो है वो बाय चेक हुआ, बाय कार्ड हुआ, बाय कैश हुआ, बाय ड्राफ्ट हुआ, उसने पैसा ड्राफ्ट से भेजा। यहाँ पे ये सारे पेमेंट के मोड बाय यूपीआई। अगला है एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस। अब ये समझिए 1 घंटा 3 मिनट हो चुका है हमें पढ़ते हुए, अभी तक वीडियो में बने हैं तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 1 घंटा देखा। बस 2 यूज़ और बचता है, इसके बाद हमारा टॉपिक होगा एंड। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हमारा लास्ट बचता है एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस, अंतर या इतना ज़्यादा या कम दिखाने के लिए। जैसे ही इज़ ओल्डर बाय 5 ईयर, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बताया, अंतर बताया कि कितना ज़्यादा और कितना कम है। तो यहाँ पर हमें बताया वो 5 साल बड़ा है बाय 5 ईयर, ही इज़ ओल्डर बाय 5 ईयर, तो हमने यहाँ पे क्या बताया, 5 साल बड़ा बताया। और यहाँ पे क्या, शी इज़ शी इज़ शॉर्टर बाय 2 इंच, वो 2 इंच से छोटी है या 2 इंच छोटी है। ही मिस्ड देयर ट्रेन बाय 2 मिनट्स, उसने 2 मिनट की देरी से ट्रेन छोड़ दिया। हाँ, अब यहाँ समझ ये बात आई कि अभी तो हम बड़ा छोटा बता रहे थे,
ये भी तो बताइए ना कि अंतर कितना है। तो 2 मिनट के अंतर की वजह से उसने ट्रेन छोड़ दी। प्राइस इंक्रीज बाय 10%, कीमत दर 10% बढ़ गई। ही वॉन बाय 2 वोट्स, वो 2 वोट से जीत गए। तो हमें समझना क्या है कि अंतर कितना है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, कितनी देर से छूटा, कितना जल्दी छूटा, ये सारी चीज़ें। अब लास्ट बचता हमारा बचता है प्रॉक्सिमिटी इन टाइम, समय की नज़दीक या समय की पास में। ही विल बी हियर बाय मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे वह सुबह तक यहाँ यहाँ होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, नज़दीकी बताई किसकी, कि उसकी जो है, उसकी नज़दीकी जो है वो मॉर्निंग तक यहाँ पे होगा। शी विल रीच बाय इवनिंग, वो शाम तक यहाँ पहुँचेगी। वी मस्ट डिसाइड बाय टुडे, हमें आज तक फैसला करना होगा, यानी आज के आज फैसला करना होगा। अगला है द लेटर अराइव्ड बाय नून, दोपहर तक लेटर आ जाएगा। ही लेफ्ट द सिटी बाय लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर तक वो छोड़ देगा। लास्ट ईयर तक क्या छोड़ चुका होगा, वह शहर को पिछले साल तक छोड़ चुका था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। और यहाँ तक अगर आप बने रहे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वो है थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा वेद वेद के यूज़ लेके आऊँगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो वेद पे लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।